हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 से एग्जाम से रिलेटेड 4/12/2025 का फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे 25 क्वेश्चन। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ये वीडियो प्राप्त होती रहें। तो देर किए बिना चलिए शुरू करते हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किस से मापी जाती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जिस प्रकार की ज्यामिति होती है, यानी कि ज्योमेट्री में जो ग्राफ होता है, उसमें पेपर में सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जो ऑप्टिक्स होता है, उसमें लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जो प्रकाशिक केंद्र होता है, यानी कि ओ जैसे कि ऑप्टिक्स, ठीक है, उसमें प्रकाशिक जो केंद्र जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, उसको मूल बिंदु माना जाता है। जो सभी दूरियां होती हैं यहीं से मापी जाती हैं। जैसे प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाशिक लेंस से प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसकी कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लें, जैसे कार्बन के जैसे नाभिक में, जैसे कार्बन है, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका जो परमाणु संख्या होगा क्या होगा, वो 6 होता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है, यानी कि टोटल नंबर्स होती है, उसे हम को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उस स्थान का नाम क्या है जहाँ पे व्यावसायिक शहद और उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है एपियरी, ठीक है, पहला है एवियरी। जो एवियरी होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, ठीक। उसी के साथ साथ एक्वेरियम, जो एक्वेरियम होता है जहाँ पे मछलियों को और जलीय जीवों को रखा जाता है, ठीक। और उसके साथ साथ होता है सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। और जाता है एक एपियरी। एपियरी क्या होता है, जहाँ वह स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों की छत्ते व्यावसायिक रूप से शहद और मोम उत्पादन के लिए पाले जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उस स्थान का नाम क्या होगा जहाँ पे व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एपियरी। एपेरी यानी कि वह स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों की छत्ते व्यावसायिक रूप से शहद और मोम उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रखा है कि 1.5 सेंटीमीटर का आवेश विभवांतर से होकर गुजरती है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसमें तो जो दिया गया कार्य है, यानी कि डब्ल्यू बराबर यहाँ पे दे रखा है 30 जूल, जबकि आवेश जो दे रखा है यानी कि क्यू, जो क्यू का मान दे रखा है वो दे रखा है 1.c कूलम। और जो विभवांतर का सूत्र होता है, यहाँ पर पूछा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो विभवांतर यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, W/Q। डब्ल्यू का मान है यहाँ पे 30 और क्यू का मान होता है 1.5। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा ऊपर 0 और 15 15 दूनी 30 और ये रहा 0, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा इसका, 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पतबों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यक होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 अलग अलग जनकों के डीएनए का मिलान होता है। इससे संतति में आनुवंशिक विविधता पैदा होती है, जो पौधों को बदलते पर्यावरण और बीमारियों और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बेहतर अनुकूल के लिए आनुवंशिक विभेद को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उसमें उसके माध्यम में कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के समानांतर आगे पीछे कंपन करते हैं, जिससे हवा में जो क्या होता है, कंप्रेशन होता है, यानी कि संपीड़न होता है, और विरलन होता है, ठीक है, जिसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, कि क्षेत्र बनते हैं, जिसके विपरीत एक ट्रांसर यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों के
कण लंबवत कंपन करते हैं, जैसे कि पानी की लहरें। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कण संचरण की दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभिक्रियाशीलता श्रृंखलन, जिसे सक्रियता श्रृंखलन के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनके डैश के क्रम में व्यवस्थित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो सक्रियता होती है उसमें श्रेणी में सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम होती है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती जाती है। सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु जैसे कि हमारा हो गया सोना, ठीक। उसके बाद चांदी, ठीक है, इसको मेजर से डिनोट करते हैं, होती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? जिसमें अच्छा, जैसे संतृप्त होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन जो होते हैं परमाणु के बीच केवल एकल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। ये सब कौन से ग्रुप के होते हैं? एल्केन ग्रुप के होते हैं। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, जैसे कि प्रोपेन यानी कि C3H6। ये क्या है? एक एल्कीन है और जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसीलिए ये क्या होगा? असंतृप्त होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोपेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणविक द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन 13 यानी कि 13 कार्बन के जो नाभिक में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है उसमें द्रव्यमान संख्या दर्शाती है। इसीलिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग होता है 13 AMU। जो AMU होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 13 AMU। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जब हम भारी कसरत या तेज दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस आपातकालीन स्थिति में जो ग्लूकोज का अधूरा टूटना या फिर जिसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड और कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। इसी लैक्टिक अम्ल के जमा होने से पैर में जो ऐंठन होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिए लिंग का निर्धारण करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ रेंगने वाले जीवों जैसे मगरमच्छ, कुछ छिपकलियां और कछुआ में लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय होता है। अंडे को सेने के दौरान मिलने वाला जो तापमान यानी कि टेम्परेचर होता है ये तय करता है कि अंडे में नर निकलेगा या मादा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर यानी कि तापमान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो रासायनिक समीकरण है, ठीक है, उसके अनुसार जैसे कि HCl प्लस NaHCO3, ठीक, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो जो Na होता है सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक ठीक, उसके साथ साथ जल का निर्माण होता है प्लस कार्बन डाई गैस का निर्माण होता है। यानी कि जब भी कोई अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो इसके अनिवार्य रूप से जो लवण होता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? इसका सही आंसर क्या
होगा। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है mg h, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जब वह नीचे गिरती है तो उसकी ऊंचाई घटने के कारण स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है, और वेग बढ़ने के कारण जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर बढ़ने लगती है, और भूमि पर टकराने से ठीक पहले उसकी जो पूरी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या वर्णन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? एंटोनी लेवोजियर द्वारा दिए गए इस नियम के अनुसार किसी भी जो बंद प्रणाली होती है उसमें रासायनिक अभिक्रिया के पहले का जो कुल द्रव्यमान होता है यानी कि अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान होता है जिसे हम उत्पाद बोलते हैं, हमेशा क्या होता है, दोनों बराबर हो रहता है। जबकि परमाणु जो होता है उसमें केवल पुनर्व्यवस्थित होते ही नष्ट या नए पैदा नहीं होते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है उसको ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो एक वृत्ताकार लूप होते हैं उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी जिसे डिनोट किया जाता है बी, यानी कि μ0I/2R। ठीक है, यहाँ पे जो बी है वो प्रोपोर्शनल है आई यानी कि धारा के। इसका अर्थ है कि जो लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान जितना बढ़ाया जाएगा उसके केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही प्रबल यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लूप से प्रवाहित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का मोचन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो जैसे कि कोशिकाएं जो शोषण होती हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वहाँ पे जहाँ भोजन जैसे ग्लूकोज के और ऑक्सीकरण से क्या करती है, ऊर्जा निकालती है, और इस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में संचित और विमुक्त किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी सतह पर लगने वाला प्ररोध स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? यदि किसी सतह पर लगने वाला जो प्ररोध है वो स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो उसका दाब क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बढ़ता है। देखा जाए कि जो जैसे दाब होता है, ठीक है, तो चूंकि जो दाब है वो दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा, ठीक, तो दाब का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि नुकीली कील आसानी से धंस जाती है क्योंकि उसका जो संपर्क क्षेत्र होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, पॉम्प्रेट, जो पॉम्प्रेट होता है, ठीक। जबकि यहाँ पे जो रोहू होती है, कतला होती है और मृगल मछली, ये भारतीय उपमहाद्वीपों में मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रमुख कार्प मछलियाँ हैं। जबकि जो प्रॉम्प्ट होता है ये अत्यंत लोकप्रिय और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है जो भारत के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ब्लड एंड जो बोन्स होती हैं, जैसे कि रक्त और अस्थियों के मुख्य विशेषता यह है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं आपस में क्या करती हैं, सही सटी हुई नहीं होती हैं। यह जो कोशिकाएं हैं एक निर्जीव अंतरा कोशिकाएं
अधात्री या फिर मैट्रिक्स में काफ़ी दूरी पर क्या होती है, बिखरी हुई होती है या फिर धसी हुई होती हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक दूसरे से बहुत दूर होती है, यानी कि फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडीय या फिर द्विखंडीय यानी कि बाइनरी फिजन विधि द्वारा प्रजनन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो एक जैसे लिस्मेनिया होती है, लिस्मेनिया यानी कि जो कालाजार होती है बीमारी, दिल्ली की लिस्मेनिया की जो बीमारी होती है उसको कालाजार बोलते हैं। कालाजार बीमारी फैलाता है। यह एक कोशिकीय जीव है जिसमें कोशिका के एक निश्चित अक्ष पर द्विखंडन होता है, जिससे एक जनन कोशिका विभाजक होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा वो? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिस्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, जबकि बंदूक का पश्च जो होता है वो गति का कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? यह घटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाती है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया को दर्शाती है। जब बंदूक गोली पर आगे की ओर एक बल लगाती है तो गोली भी उसी समय बंदूक पर पीछे की ओर एक प्रकार का बल बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिससे बंदूक क्या होता है, पीछे हट जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंदूक पर गोली का प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक कार 50 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो दे रखा है, यानी कि जाने का जो समय दे रखा है, जैसे कि टी वन दे रखा है यहाँ पे 100 किलोमीटर बटे 50 किलोमीटर। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। जबकि T2 यानी कि आने का जो समय दे रखा है, ये तो जाने का हो गया T1, अब T2 जो रहेगा वो आने का समय रहेगा, यानी कि आने के समय में क्या दे रखा है, 1 घंटे में दूरी तय करता है वापसी में, तो इसका आ जाएगा 1, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 100 बराबर 200 किलोमीटर, यानी कि कुल समय 2 + 1 बराबर 3। अगर हम औसत चाल के बारे में याद करेंगे तो औसत चाल क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि 200 बटे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 66.67 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें क्या करना है, इसे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में क्या है बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, तो डायरेक्टली इसी से कर देते हैं ना, तो 200/3 × 5/18, इसको इससे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो आएगा, यानी कि 200/3 गुणे 5/18, इसको इससे जैसे ही डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1000/54, और 1000/54 को जैसे ही भाग देंगे आ जाएगा 18.52 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 18.52 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। धातुओं के संरक्षण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि प्रभावी नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नमी के संपर्क में आना। यानी कि अगर पेंटिंग में, जैसे कि पेंटिंग, गैल्वेनीकरण यानी कि जस्ते की परत को चढ़ाना, और उस भी जैसे कि एनोड लगाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो तकनीकें हैं वो धातुओं को हवा और नमी से बचाकर जंग से रोकता है। इससे विपरीत धातु की जो नमी होती है, नमी के संपर्क में लाना संक्षारण की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, अतः यह बचाव की विधि नहीं है। अतः इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, नमी के संपर्क में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1 दे रखा है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए इसका सही, इसमें क्या ये कथन सही होगा? इसमें कहा गया है कथन ए के अनुसार, ठीक है, और कथन बी दे रखा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या ये सही है? इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखा जाए तो विस्थापन जो अभिक्रिया होती है इसके नियमानुसार अधिक क्रियाशील धातु ही कम
क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से हटा सकती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो जिंक है वो कॉपर से क्या होता है, ऊपर आता है। इसीलिए इसमें जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा देता है। अतः इसमें कथन 2 और कथन 1 का सही कारण बताता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कथन कथन 2 सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक अवतल लेंस किसी भी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे आवर्धन जो अवतल लेंस होता है उसमें हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आवर्धन क्षमता होगी इसकी, यानी कि एम। पहले एम हमें याद करेंगे तो एम क्या होती है, +1/3। इसीलिए लेंस की जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है एम बराबर V/U। यहाँ पे मान रख देंगे तो एम का मान कितना होता है 1/3। 1/3 इक्वल टू V/U। यहाँ पे V का मान हमें ज्ञात करना है तो V बराबर U/3 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे ऋणात्मक ली गई है, यानी कि इसका जो F है F बराबर क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेंस का, तो लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। मान रखने पर 1/-12 इज इक्वल टू 1/u/3 -1/u। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/12 इज इक्वल टू 3/u, यानी कि u जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और 3/u आ जाएगा -1/u। फिर इसके बाद सॉल्व करने पर -1/-12 इज इक्वल टू 2/u। अब हमें u का मान यहाँ से पता चल जाएगा, तो जो u है u बराबर आ जाएगा -12 × 2, यानी कि आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऋणात्मक चित्र केवल यह दर्शा रहा है कि जो वस्तु है लेंस के सामने बाईं ओर रखी है, यानी कि वस्तु की जो दूरी है वो कितनी रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।